नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के लोकसभा में 300 से ज़्यादा सीट लेकर बैठी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कई बार यह कहते आए हैं कि विपक्षी दल संसद नहीं चलने देते हैं। हूबहू इसी बात को भारत की कॉरपोरेट मीडिया भी प्रचारित करती रहती है। अगर आप टीवी चैनलों से लेकर बड़े बड़े अखबारों की हेडिंग उठाकर देखेंगे तो आपको इस तरीके के कई लिखी गई बातें मिल जाएंगी जिससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। लेकिन कोई भी इस बुनियादी बात को नहीं दिखाता और बताता है कि जिसके हाथ में सत्ता है, जो सरकार में है, जिसके पास 300 से ज्यादा का प्रचंड बहुमत है, उसका संसद में रवैया कैसा है। 300 से ज्यादा सीट वाली सरकार, यह इतनी बड़ी बहुमत है कि अगर सरकार चाहे तो जन कल्याण के झंडे गाड़ दे या अब तक बने जन कल्याण के सभी झंडे को उखाड़ के फेंक दे। सरकार चाहे तो संसदीय मर्यादा और गरिमा की नई इबारत लिख दे या सरकार चाहे तो बची कुची सभी संसदीय मर्यादा और गरिमा को तबाह कर दे। लोकसभा और राज्यसभा से कुल मिला जुलाकर अब तक इस शीतकालीन सत्र में 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। संसदीय इतिहास में कभी भी एक ही सत्र में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि विपक्ष के सांसद यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर के संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर अपनी बात रखे, अपना स्टेटमेंट जारी करे। क्या संसद की सुरक्षा में हुई चूक एक गंभीर विषय नहीं है? क्या इस विषय पर चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि दो नौजवान संसद की सुरक्षा को तोड़कर भीतर घुस गए? क्या इस पर संसद में बहस नहीं होनी चाहिए? यह बिल्कुल जरूरी मुद्दा था जिस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी। सुरक्षा से लेकर भारत की भीषण बदहाली से उपजे गुस्से पर बातचीत करनी चाहिए थी, मगर ऐसा करने की बजाय सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी संसदीय प्रणाली में संसद वह जगह है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा वह जगह है जहां पर जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे उठाए जाते हैं, जन कल्याण के विषय पर चर्चा की जाती है, बिल प्रस्तावित किए जाते हैं, बिल पारित होते हैं, कानून बनते हैं, कानून में संशोधन होते हैं। इस तरह के तमाम कामों को जोड़ लिया जाए तो संसद वह जगह है जहां पर पूरे देश के जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर के देश को गढ़ने का काम करते हैं। इन सब कामों की सबसे जरूरी शर्त है कि वहां पर हर एक सांसद के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और वह अपनी बात रख पाए। मतलब सबसे जरूरी शर्त यह है कि हर मुद्दे पर और हर विषय पर, हर बिल पर खुलकर चर्चा हो। चर्चा ही संसद की कामकाज की बुनियाद है। अगर चर्चा को मार दिया जाएगा तो संसद मर जाएगी। सरकार पर लगाम लगाने के लिए विपक्ष की सबसे प्रत्यक्ष कार्रवाई संसद में होती है। इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह संसद को ढंग से चलाए, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दे। मगर मौजूदा वक्त की भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के दम पर इस भाव के साथ चल रही है कि विपक्ष रहे या न रहे, उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। नफरत और पैसे के दम पर भारत में राजनीति का इस तरह का माहौल गढ़ा गया है कि एक नागरिक महज किसी पार्टी के वोटर में तब्दील होकर रह गया है। जबरदस्त पैसे के दम पर मुख्य धारा की मीडिया और मुख्य धारा की राजनीति के विमर्श ने ऐसा नागरिक बनाया है जो केवल इस बात से राजनीति को तय करने लगा है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। उसकी धारणाएं जीत रही हैं या नहीं, भले ही उसकी धारणाएं अनैतिक क्यों ना हो, मानवता के खिलाफ क्यों ना जाती हो, संविधान के खिलाफ क्यों ना जाती हो, इस तरह का नागरिक बनाया जा रहा है जिसे लोकतंत्र से मतलब ना हो, सरकार के कामकाज की छानबीन से मतलब ना हो, कानून में लिखे उपबंधों से मतलब ना हो। इस माहौल में मौजूदा वक्त की राजनीति चल रही है। नरेंद्र मोदी के दौर में संसदीय कामकाज को ही देख लीजिए। 17वीं लोकसभा का 5वां साल चल रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अप्रैल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोकसभा में तब तक 230 दिन लोकसभा चली है। हर साल तकरीबन 58 दिन का एवरेज रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 17वीं लोकसभा 5 साल मतलब 1800 दिनों से ज्यादा के अपने कार्यकाल में तकरीबन 290 दिनों के आसपास चलेगी। इस आंकड़े पर गौर करना इसलिए जरूरी है कि 1952 से लेकर के अब तक के संसदीय इतिहास में जिन सरकारों ने 5 साल का कामकाज पूरा किया, उनके बीच सबसे कम दिन 16वीं लोकसभा का कामकाज संसद में रहा है।
केवल 331 दिन, यानी इससे भी कम 17वीं लोकसभा चलने वाली है। 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा दोनों मोदी दौर की है। मतलब मोदी दौर में संसदीय कामकाज का समय आजादी के बाद सबसे कम रहने वाला है। इसके उलट 17वीं लोकसभा में अप्रैल 2023 तक तकरीबन 150 बिल संसद में पेश किए गए थे, जिसमें से 131 बिल पास हो गए हैं। यानी संसदीय कामकाज के दिन बहुत कम है, मगर बिल पर बिल तकरीबन 80% से ज़्यादा बिल कानून में तब्दील कर दिए गए हैं। मतलब वैसी बहस नहीं हुई जैसी बहस की जरूरत थी। 300 से ज़्यादा सीट वाली सरकार ने जबरदस्त किस्म की तानाशाही के साथ शासन चलाया है। साल 2009 से लेकर के 2014 के बीच के 15वीं लोकसभा में 18% बिल उसी सत्र में कानून में तब्दील हो गए जिस सत्र में वो पेश किए गए थे। 16वीं लोकसभा 2014 से लेकर 2019 में यही हश्र 33% बिलों के साथ हुआ। लेकिन 2019 के बाद शुरू हुई 17वीं लोकसभा का इस मामले में कोई सानी नहीं है। साल 2022 तक का आंकड़ा बताता है कि 17वीं लोकसभा में तकरीबन 69% बिल सत्र में पेश किए गए और उसी सत्र में वह कानून बन गए। यह सारे कानून हमारे और आपके लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए चुनाव कर संसद में ऐसे जनप्रतिनिधि भेजे जाते हैं जो इन कानूनों पर गहन चर्चा करें। मोदी दौर में बिल पर बिल पास हुआ, दनादन कानून बना। क्या इसीलिए संसद बनाई गई है? क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि आखिरकार इन बिलों में क्या लिखा गया है, क्या प्रावधान है? मोदी सरकार से यह पूछना चाहिए कि अगर वह कानून बनाने की प्रक्रिया का ही ढंग से ही पालन नहीं करवा पा रही है तो कैसे कहा जाएगा कि वह लोकतांत्रिक मान मर्यादा और संवैधानिक नैतिकता के भीतर चलने वाली सरकार है। अगर ऐसे ही कानून बनाने की जरूरत है तो देश में चुनाव क्यों होते हैं? चुनकर संसद पहुंचे जनप्रतिनिधियों को जब कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करना है तो खुद को लोकतांत्रिक कैसे कहा जाए? मोदी दौर की यह साफ प्रवृत्ति रही है कि बिना ठोक पीट और विचार विमर्श किए बिल कानून में तब्दील हो जा रहे हैं। बिना कानूनों का असर जाने कानून लागू कर दिए जा रहे हैं। यह कहीं से भी संसद का गुण नहीं है, यह तानाशाही सरकार के गुण हैं। वैसे राज्य के गुण हैं जहां पर सरकार महज कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है। किसान आंदोलन के लफ्जों में कहा जाए तो भाजपा सरकार वैसी सरकार है जिसे कोई अंबानी अडानी चला रहा है और भाजपा सरकार अपने कामकाज से इस बात को हर बार साबित करते हुए नजर आती है। अभी हाल फिलहाल की बात है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बिल पास हुआ। संसद में विपक्ष की तरफ से जबरदस्त बहसबाजी की गई। चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े बिल में वह खामियां गिनवाई गई जिन्हें दूर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर संविधान सभा और संविधान की मूल ढांचे से जुड़े जबरदस्त बुनियादी किस्म के तर्क पेश किए गए। 300 से ज्यादा सीट लेकर बैठी सरकार अगर वाकई संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से चलती तो विपक्ष द्वारा उठाए गए उन खामियों को स्वीकार करती। खामियां चुनाव आयोग की नियुक्ति के बिल में मौजूद थे। ऐसे कानून बनाती कि सभी खामियां दूर हो जाती। संसद इसीलिए बनाई गई है कि वाद विवाद संवाद के रास्ते से चलते हुए उस मंजिल तक पहुंचा जाए जहां पर जाकर भारत की जनता के लिए संविधान सम्मत कानून बन सके। चुनाव आयोग के मामले पर विपक्ष ने अपनी बात रखी, मगर केवल बात रखने के लिए बात हो गई, उसे स्वीकार नहीं किया गया। यह हमारी संसदीय व्यवस्था की गहरी खामी की तरफ इशारा करता है कि जो सरकार है वह उन बिंदुओं को नहीं स्वीकार करती है जो बिंदु जायज होते हैं और विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया भी पॉलिटिकल लाइन पर चलती है। इससे पॉलिटिकल लाइन तो सिद्ध हो जाती है, पार्टी का काम तो हो जाता है, टीवी में वाहवाही भी हो जाती है, मगर जनता का काम नहीं होता है। इस गहरी खामी से कैसे छुटकारा मिलेगा पता नहीं। अंग्रेजों के जमाने के दंड कानून को खत्म कर मौजूदा वक्त की दंड संहिता बनाई गई, यह एक अच्छा कदम है, मगर इस पर जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी, जितना समय देना चाहिए था, वह कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड रहे और इस दौरान वह कानून पास करवा लिया गया जिसका जुड़ाव भारत के हर एक व्यक्ति से है। सोचिए कि क्या इसीलिए संसद बनाई गई है कि वहां पर प्रचंड बहुमत में मौजूद पार्टी जाकर के भाषणबाजी करेगी, मोदी जी की बड़ाई में कसीदे गढ़ेगी, ढंग से उन बंधों पर चर्चा नहीं करेगी जिन उपबंधों की बारीकियों को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद से बाहर टीवी पर कई सारे जानकार कह रहे हैं
कि नया क्रिमिनल लॉ भारत को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर देगा, मगर जिन्हें चुन करके संसद में इन विषयों पर बात रखने के लिए भेजा गया है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह का दौर क्या बताता है? क्या यह बताता है कि सरकार वह काम कर रही है जिसके लिए उसे सरकार का पद मिला है? सरकार की सबसे अजीब हरकत तो यह रही कि 143 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद उसने इस पूरे मसले को एक नया मोड़ दे दिया। जब सांसदों को सस्पेंड किया तो उन्होंने सदन के बाहर खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए एक सांसद ने मिमिक्री की। इस मिमिक्री पर राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए। इस बात पर उपराष्ट्रपति इतने आहत हो गए कि उन्हें प्रधानमंत्री से फोन पर बात करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वह 20 साल से संसद में अपना अपमान सहते आ रहे हैं। इस पर आप हंसेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे चुनी गई स्मृति कहा जा सकता है, मगर भारत की पॉलिटिक्स की दुनिया ऐसे ही काम करती है। यहां पर केवल दूसरों की कमीज काली है यह देखा जाता है, अपनी कमीज की तरफ कभी नहीं देखा जाता है। प्रतिस्पर्धी राजनीति के दौर में प्रधानमंत्री ने जितने अपशब्द झेले हैं उससे कई ज्यादा गुना अपशब्द कहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी, समर्थकों और भक्तों के अपशब्दों को जोड़ दिया जाए तो दुनिया का सारा लोकतंत्र शर्मसार हो जाएगा। इन्होंने तो गालियां देने के लिए नौकरियों पर लोगों को रखा है। औरतों पर तो इन्होंने इतनी भद्दी गालियां दी हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता वाली संस्कृति के ये सबसे बड़े गुनाहगार नजर आते हैं। मतलब आप ही सोचकर बताइए कि क्या जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना कोई गुनाह है? कोई ऐसा कृत्य है जिस पर बहुत ज्यादा संज्ञान लिया जाए? जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से सदन चलाया है उसका गुनाह इतना बड़ा है कि वह भारतीय संविधान के सबसे बड़े दोषियों में से एक नजर आते हैं। लोकतंत्र उनकी हरकतों से शर्मिंदा होता है, उनके लिए किए गए मिमिक्री से नहीं। विपक्ष की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि विपक्ष मुक्त संसद संविधान का अपमान है, विपक्ष मुक्त संसद प्रजातंत्र का गला घोंटता है, विपक्ष मुक्त संसद संसदीय मर्यादा का हनन है। जब किसान आंदोलन में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों को मोदी सरकार के लोग उग्रवादी, नक्सलवादी, अराजक तत्व बता रहे थे तो क्या वो किसानों का अपमान नहीं था? जब किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए तब संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा एनडीए का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ था तो क्या वो किसानों का अपमान नहीं था? जब किसानों को भाजपाई ने गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला, जब दिल्ली के दरवाजे पर उनके रास्ते में कीलें गाड़ी गईं तो क्या यह किसानों का अपमान नहीं था? तब किसानों का अपमान क्यों नहीं दिखाई दिया? इसी तरह से मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री ने चंद मिनटों के अलावा कुछ भी नहीं बोला। क्या यह संसद का अपमान नहीं था? क्या यह पूरे देश का अपमान नहीं था? विपक्ष पर संसद की कार्रवाई में खलल डालने के आरोप में विपक्ष की तरफ से साल 2011 में दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की इस बात को याद दिलाया जा रहा है कि अरुण जेटली ने कहा था कि संसद का काम जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है, मगर कई बार जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करने का काम किया जाता है। ऐसे वक्त में संसदीय कार्रवाई में खलल डालना, बाधा डालना लोकतंत्र के पक्ष में होता है। राजनीतिक चिंतक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ट्विटर पर लिखते हैं कि राजनीति लोकतंत्र के बिना चल सकती है और बड़े आराम से चल सकती है। सऊदी अरब में भी चलती है, पाकिस्तान में भी लंबे समय से चली है, दुनिया में सब जगह राजनीति हो रही है, लेकिन क्या लोकतंत्र कहीं भी बिना राजनीति के चल सकता है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां राजनीति के नाम पर कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई विरोध, कोई आलोचना, कोई पार्टी, कोई संगठन आदि ना हो और उस देश में लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा हो? अब जब सरकार विपक्ष को नेस्तानुबूत करने पर तुली है तो देश की जनता को तय करना होगा कि उसे अपना लोकतंत्र कैसा चाहिए। अंत में चलते चलते इतना समझिए कि हमारा संसदीय लोकतंत्र बहुत ही गहरी परेशानी से गुजर रहा है। जबरदस्त पैसे के दम पर नेता चुनकर आ रहे हैं। ज्यादातर ऐसे नेता होते हैं जिनके नैतिक पतन की सीमा कहां जाकर रुकेगी इसका कोई अता पता नहीं होता है। जनता और उनके बीच जीरो लगा होता है। यह पार्टी और चुनिंदा नेताओं के दम पर चुनकर आए गए नेता होते हैं। संसद और लोकतंत्र के साथ चाहे कुछ भी हो जाए मगर इनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती है। यह सब पार्टी लाइन पर चलने वाले नेता होते हैं। सरकार और विपक्ष का प्रतिस्पर्धी रवैया इस तरीके से बन चुका है कि संसद में जनता का प्रतिनिधि कहीं पर भी नजर नहीं आता है। लोहिया की वह बात याद आती है
कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। भारत की संसद को अपना सार्थक अस्तित्व पाने के लिए उन जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जिन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर सड़क पर लड़ते हुए जनता के दर्द के साथ एकाकर अपनी जिंदगी जी है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।